नमस्ते, मैं हूं राम अवतार। राज ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन ने पिछली कड़ी में देखा था मापन और मूल्यांकन क्या क्या होता है, मापन के कौन से पक्ष से और मूल्यांकन के कौन से पक्ष से। आज हम मापन और मूल्यांकन की जो दूसरी कड़ी है, इस सेकंड कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कि जो मापन और मूल्यांकन में अपन प्रश्न बनाते हैं उनमें एक तो प्रश्न बनते थे अपने वस्तुनिष्ठ प्रकार के। वस्तुनिष्ठ का मतलब जो एबीसीडी वाले कहते हैं अपन, वो वाले। और आजकल जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें ज्यादातर वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आते हैं, आरएस मेंस वगैरह में, या कुछ एक एग्जाम है जिनमें रिटर्न में अपने निबंधात्मक होते हैं। दूसरे होते हैं अपने निबंधात्मक प्रश्न। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो कौन से होते हैं, ए बी सी या डी टाइप वाले, जिनमें अपने को 4 में से एक उत्तर ढूंढना होता है। और निबंधात्मक कौन से होते हैं, जो या तो 5 शब्द के हैं या 10 शब्द के हैं या 50 शब्द के हैं या उससे अधिक है, यानी कि जिनमें शब्द सीमा होती है उत्तर लिखना। सबकी अपनी विशेषताएं होती है। देखिए अपन भी देखते हैं कि हर चीज की अपनी अच्छाइयां हैं और अपनी कमियां हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनके भी कुछ गुण हैं और इनके भी कुछ दोष है। और जो निबंधात्मक प्रश्न है इनके भी कुछ गुण हैं और कुछ दोष है। तो सीधा सीधा अपने को इतना सा याद रखना है कि इसकी जो अच्छाइयां हैं वो इसकी बुराइयां हैं और इसकी जो अच्छाइयां हैं वो इसकी बुराइयां, और ज्यादा इनमें कोई फर्क नहीं है। परीक्षा में प्रश्न भी आता है तो जनरली अपन गेस कर लेते हैं कि हाँ ये इसकी अच्छाई है, ये इसकी बुराई है। फिर भी अपन एक बार वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्नों के गुण और दोष आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में विशेषताओं पर चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि ए बी सी डी होता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं। गुण ये है कि ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनमें समय कम लगता है। आप जब आंसर देते हो, आंसर राइटिंग में जो टाइम लगता है वो आंसर राइटिंग आप बहुत जल्दी कर सकते हो। आंसर देने में जो समय लगता है वो कम लगता है। एबीसीडी भरिए 30 प्रश्न है, मुश्किल से आपको यदि आते हैं तो आप 10-15 मिनट में उसके उत्तर दे सकते हो। तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इनकी क्या होती है, विश्वसनीयता होती है। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि हम अभी इसके बाद में पढ़ेंगे कि अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषताएं होती है। उसमें विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, व्यापकता है, ये सारे शब्द देखेंगे। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि कोई भी चेक करो पेपर को, कोई भी पेपर को चेक करो, नंबर सेम आएंगे। नंबर क्या आएंगे, सेम। ये नहीं है कि भाई मैं जांच रहा हूं तो मैंने सोच लिया कि चलो भाई अपने मिलने वाला ये, चलो 5 में से 4 दे देते हैं या 3 के 3.5 कर देते। नहीं, यहां सही किया है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे और कम किया है तो कम, यानी कि ये विश्वसनीय। कोई भी चेक करो, नंबर उसके क्या होंगे, फिक्स होंगे। उसके बाद में अगला होता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है यहां जैसे नंबर फिक्स है वैसे ही वस्तुनिष्ठता में इसका आंसर होता है वो फिक्स होता है। आंसर क्या होता है, फिक्स होता है। चाहे कोई भी हो, भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली है। अपन मापन और मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, मापन और मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ का मतलब एबीसीडी है तो एबीसीडी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तीसरी विशेषता क्या है, वो वस्तुनिष्ठता होती है, यानी कि उनका आंसर फिक्स होता है। अब जांचना भी बड़ा सरल होता है, अंकन आप जल्दी से कर सकते हो। जितना जल्दी उत्तर देने में किया उतना ही जल्दी आप उसका आंसर भी कर सकते हो। ये रटने की प्रवृत्ति को कम भी करता है, क्योंकि रटने की प्रवृत्ति को इसलिए कम करता है क्योंकि आप के सामने 4 ऑप्शन होता है, 4 में से एक को चुनना होता है, इसलिए रटने की प्रवृत्ति को भी कम करता है। और नेक्स्ट इसकी विशेषता होती है, ये व्यापक होता है। व्यापक का मतलब कि ये संपूर्ण सिलेबस को समाहित करता है। यदि आपके पास पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस को आपने बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से विद कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ही आपका उसका उत्तर दे पाओगे। हाँ, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक चुनना होता है, फिर भी आप वो तब चुन पाओगे जब कि आपके पूरा सिलेबस स्टडी किया हुआ है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं होती है। इसीलिए तो अपने कंपटीशन के एग्जाम जितने भी होते हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, क्योंकि उसमें ये रहता है कि ऑब्जेक्टिविटी में वो पूरे सिलेबस के पार्ट को कवर कर सकते हैं। आजकल अपन देखते हैं ना, कुछ प्रश्न आते हैं मिलान वाले आते हैं, कुछ आते हैं कि कौन से सही है, 2 सही हो गए या 2 में से 1 सही हो गया या 1 या 2 सही है।
तो वो प्रश्नों की क्या होती है कि एक जो क्षेत्र होता है, यानी कि अपन आजकल जो पेपर आते हैं वो मॉडरेट टाइप का आने लगे, जिसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक सही हो गए या 3 सही हो गए या 3 दे रखे उसमें से केवल 1 सही हुआ। वो अपन सही कब कर पाएंगे, जब अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। तो वो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करता है और मैक्सिमम आउटपुट मिलता है अपने को भी, वास्तव में इसका अच्छा नॉलेज है। तो ये सारी वस्तुनिष्ठ पेपर की विशेषताएं होती है। अब जो विशेषताएं इसकी है तो इसकी कुछ कमियां भी होगी, जाहिर सी बात है, कुछ अच्छे इंसान है तो उसकी कुछ कमियां भी होती। कमियां ये रहती, अनुमान भी लगा लेते हैं अपने जैसे, सोचते हैं ठीक है भाई बी और सी में से टेक दिया गुरुजी, आई जितने तो मैंने किए थे और फिर बी और सी को लगा दिया था। अपन लोग क्या करते हैं, जैसे रीट में तो आपके 150% आएंगे, 150 में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो गोले तो काले सारी करके आने। अब गोला काला तो जिसका सही उत्तर है वो तो करेंगे, जिसका उत्तर पता नहीं उसमें तो अनुमान ही लगाना है। तो वहां अपन क्या करेंगे, अनुमान ही लगाएंगे, कोई ना कोई तो करोगे ही करोगे आप एबीसीडी। तो वहां ये अनुमान कभी कभी सही भी बैठ जाता है, ये इसका क्या हो गया, दोष हो गया। फिर व्यापकता शेर, वस्तुनिष्ठता शेर, विश्वसनीयता शेर, कोई मतलब ही नहीं रहा। तुक्का लगाया, तुक्का भाई साहब के सही हो गया। कुछ कुछ लोगों के तो तुक्के ऐसे सही हुए कि उनकी जिंदगी बदल दी। मान लीजिए एक आदमी है, उसके 76% पे कट ऑफ रही है और यहाँ एक गोला सही हो गया गलत होते होते, तो वो तो बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी। और एक के बेचारे के गलत सही होने के चक्कर में वो गलत हो गया और वो इस मेरिट से नीचे आ गया। तो अनुमान कभी कभी बहुत कुछ कर देता है। रही बात इसका दोष ये है कि ये जितना समय आंसर देने में कम लगता है, जितना जांचने में कम लगता है, उससे बहुत ज्यादा समय लग जाता है उस पेपर का निर्माण करने में। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर निर्माण करने में काफी ध्यान रखना पड़ता है। और आप भी बड़ी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है उसके ऑब्जेक्टिव पर्सन बना के देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसके बाद में इसमें अपने को भाषा और लेखन शैली का तो पता ही नहीं चलता है कि भाई वो कैसे लिख रहा है, या उसकी भाषा शुद्ध रूप से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, सही उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेखन कैसा है, वो तो केवल 4 चीजें देखता है, ABCD। और आजकल तो केवल क्या देखता है, गोले काले करवाता है, ABCD। ए के ऊपर है तो ए का गोला, बी के ऊपर है तो बी का गोला। तो भाषा और लेखन की जांच अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नहीं कर सकते हैं, ये इसकी कमी होगी। सृजनात्मक चिंतन नहीं होता है। सृजनात्मक चिंतन कैसे होगा, उसको सोचना ही नहीं है कि भाई मुझे लिखना है या क्या लिखना है, किस भाषा शैली में लिखना है, कोई मतलब नहीं, उसको तो गोले काले करने से मतलब है। तो ये इसके हो गए दोष। तो ये तो थे अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके गुण थे, और ये थे इसके दोष। अब इसी तरह अपने पास में जो निबंधात्मक प्रश्न है, जिसको अपन कह रहे थे अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक, तो ये जो निबंधात्मक प्रश्न है, इनमें क्या होता है कि इसके जो दोष है वो इसके गुण हुए। जैसे कि इसका दोष है निर्माण कठिन है, तो इनका निर्माण सरल है और कम समय लगता है। जैसे मान लीजिए अपने आ गया, बताइए भाई अकबर के शासनकाल, राजनीतिक व्यवस्था बताइए, इतना सा लिख दिया, एक लाइन लिख दी। अब तू बेटा बैठा बैठा लिखी बोर बोली 2-3 घंटे तक अकबर की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। छोटा सा लिख देता है अकबर की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालिए, बैठे बैठे 2.5 घंटे तो वो प्रकाश में निकल जाते हैं, फिर पता नहीं अंधेरा कब होगा। तो निर्माण सरल है, सृजनात्मकता का परीक्षण होता है। यहाँ पे सृजनात्मकता का परीक्षण नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बच्चा लिख रहा है, उसकी क्रिएटिविटी क्या है, उसके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, वो उस सृजनात्मकता का परीक्षण हो जाएगा। भाषा क्यों और लेखन का भी जांच होगी, क्योंकि भाषा वो वहां लिख रहा है तो किस शुद्ध लिख रहा है, अशुद्ध लिख रहा है, उसकी भी जांच निबंधात्मक प्रश्नों में हो जाएगी। तो इसकी जो कमियां हैं वो इसकी अच्छाई हो जाएगी। किसकी कमियां, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो दोष हैं वो निबंधात्मक प्रश्नों के क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे। अब इसके जो गुण हैं वो इसके दोष हो जाएंगे। उत्तर लिखने में अधिक समय लगता है, यहाँ अपने को कम समय लग रहा था, केवल ABCD लिखना था, लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा प्रकाश ही डालना पड़ेगा ना, कि अकबर की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, तो फिर प्रकाश ही डालते। ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। आप सब लोग नीट की तैयारी कर रहे हो तो सबने BA और BSc के एग्जाम तो दिए ही होंगे कि यार 5 यूनिट में से, इस यूनिट में से ये प्रश्न आने की संभावना है, तो क्या करते हैं, उसके पॉइंट याद कर लेते हैं। करते हैं नहीं करते हैं कि पॉइंट याद कर ले, फिर तो अंदर डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे यार। कभी कभी तो हमने भी कॉपियां चेक करी थी, गाने भी देखने को मिलते थे। आपने भी शायद हो सकता है पुरानी यादें ताजा हो जाए, तो वो क्या करता है, पॉइंट याद करने की, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है।
अब जांचने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब यहाँ तो क्या होती है, ओएमआर आंसर शीट आती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मशीन में डाला, आंसर सही और गलत होके नेगेटिव मार्किंग करके। यहाँ पे तो गुरुजी को बैठ के जांचना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि लाइन टू लाइन उसने क्या लिखा है। प्रश्नों की व्यापकता नहीं होती, बस प्रकाश डाल दीजिए, डालता रहेगा, लेकिन अपन जो मेन चीजें निकालना चाहते हैं वो इसमें नहीं निकलती, कोई व्यापकता नहीं होती किसमें, निबंधात्मक प्रश्न। और ना ही कोई परीक्षण वेद होता है। वेदता का मतलब क्या होता है कि हमने जिस उद्देश्य के लिए पेपर बनाया, वेदता किस शब्द को इंगित करती है, उद्देश्यों को, कि हमने जिस उद्देश्य के लिए पेपर बनाया है क्या वो उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहां हमारे जिन उद्देश्यों के लिए हमने पेपर बनाया है उन उद्देश्यों की पूर्ति निबंधात्मक प्रश्नों में नहीं होती है। तो मापन और मूल्यांकन की जो अपनी दूसरी आज सीरीज है जिसमें वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्नों के अपने गुण और दोष देखें, इनसे संबंधित काफी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अब अपन देखेंगे कि चलो इसके भी कुछ कमियां हैं, इसकी भी कुछ कमियां हैं, तो इसकी कुछ अच्छाइयां तो इसकी भी कुछ अच्छाइयां। क्यों ना एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जाए, इतना अच्छा परीक्षण तैयार किया जाए जिनमें वो सारी चीजें होती है। अब जो फ्रेंड्स मैं कुछ 5-6 टर्म्स बताऊंगा, मुख्यतः 6 टर्म्स हैं, वो बिंदुओं के प्रश्न आपके बार बार रीट में पूछे गए और ये मान के चलो कि उन 6 पॉइंटों में से आप याद करो तो आपको जरूर मिलेगा। ये पूरा विश्वास है मुझे कि इन 6 बिंदुओं में से केवल एक एक टर्म याद करनी पड़ेगी, उसमें से आपको प्रश्न ये है। फ्रेंड अपने अच्छे परीक्षण की विशेषता, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसकी कुछ जो प्रश्न कैसे बनते हैं उनके बारे में समझा देता हूं डिटेल से। और मुझे पूरा विश्वास है इनमें से आपके एक प्रश्न जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, आप मान के चलो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उनको हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी हमें पता है कि आगे खड्डा है, पर फिर भी आंखें बंद करके चल रहे हैं तो भैया गिरना सुनिश्चित है। तो हमें पता है कि ऐसे प्रश्न आज तक बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो क्यों ना हम इस बार भी इसको तैयार करके जाए। तो अच्छे परीक्षण की जो विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसकी बात करें अपन। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है उसका आंसर फिक्स है। ऐसा नहीं है कि भैया ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, नहीं, ऐसा पेपर हमें नहीं बनाना है। हमें ऐसा पेपर बनाना चाहिए जिसका आंसर बिल्कुल फिक्स होता है। कभी कभी होता है ना, कोर्ट में ले जाते हैं लड़के, नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, फिर माननीय न्यायालय के द्वारा उसका निस्तारण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं, प्रश्न परीक्षण पत्र ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल उसका आंसर फिक्स होना चाहिए। आंसर में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली, राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो जयपुर, इस तरीके का आंसर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। सीधा सा याद रखो, वस्तुनिष्ठता का मतलब आंसर फिक्स होगा उसका। दूसरी चीज आती है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता ऐसी है कि हम कहते हैं यार ये मेरे को थोड़ा विश्वास कम है इस आदमी पे, ये विश्वास ही नहीं है, मतलब ये आदमी मेरा पेपर चेक करेगा तो मेरे को नंबर कम दे सकता, हो सकता है मैंने मार्क्स आपको कुछ कह दिया तो ये मेरी कमियां पूरी कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर ऐसा होना चाहिए चाहे किसी से भी चेक करवा लो, नंबर 5 आने तो 5 ही आने, चाहे आप खुद चेक करके देख लो, चाहे किसी से दूसरे से चेक करवा के देख लो, नंबर हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो वो उसकी क्या होगी, विश्वसनीय होगी। यानी पक्षपात का, भाई भतीजेवाद का कोई मतलब नहीं, नंबर जितने आने हैं उतने ही मिलेंगे। तो हमारा आंसर शीट में जैसे ही आपकी ओएमआर जाएगी और उसमें लिखा है आपके 150 में से 130 नंबर है तो वो 130 ही है, फिर उसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला। नहीं तो कहता गर्जी नंबर तो मेरे पूरे 10 में से 10 आने वाले थे पर आपने पक्षपात करके 4 नंबर दिए मेरे को, नहीं वो नहीं होगी इसमें। विश्वसनीयता मतलब बिल्कुल नंबर सेम। तीसरा होता है वैधता, यानी कि ऐसा पेपर होना चाहिए जो हम किस उद्देश्य के लिए पेपर बनाए। जैसे मान लीजिए रीट का पेपर होगा आपने, तो रीट के पेपर का उद्देश्य ये है कि ये क्वालिटी जांचना कि ये जो अभ्यर्थी है क्या ये बच्चों को पढ़ाने की योग्यता रखता है या नहीं रखता है, उसमें वो कैपेसिटी है या नहीं है, जो अपने अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को दूसरों तक सही तरीके से पहुंचा पा रहा है या नहीं पा रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमें आती बहुत सारी चीजें, लेकिन हम अगले को सीखने वाले। के बाद में नेक्स्ट आती है अपने विवेककारिता। विवेककारिता उसको कहते हैं जो सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों को बिल्कुल अलग अलग कर सके। जैसे कि आजकल अपन देखते हैं पेपर के अंदर जो प्रश्न पत्र आता है, मान लीजिए वो बहुत ही सरल आ गया
तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी सारे के सारे नंबर ले आएंगे। सबके 80-90 नंबर आ रहे तो पता नहीं चलेगा कि सामान्य कौन है और प्रतिभाशाली बच्चा कौन सा है। नेक्स्ट मान लीजिए पेपर बहुत कठिन आ गया, और पेपर यदि बहुत ज्यादा कठिन है तो क्या होगा कि सामान्य को तो वैसे ही नहीं आ रहा है, और कठिन बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा, उसको कठिन है इसलिए नहीं आ रहा है, तो रहे वहीं के वहीं। तो प्रश्न पत्र हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों में अलग अलग कर सके। अपन देखते हैं कि आजकल जो परीक्षा के पेपर आ रहे हैं वो सामान्यतः इस प्रकार के होते हैं कि 30% प्रश्न बड़े सरल होते हैं, बहुत ज्यादा सरल होते हैं। 40% प्रश्न होते हैं वो औसत होते हैं, और 30% प्रश्न होते हैं वो कठिन प्रतिशत प्रश्न कठिन होते हैं। इसी तरह व्यापकता यानी जो संपूर्ण पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हैं, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम उसमें सम्मिलित हुआ हो, और स्पष्टता यानी कि प्रश्न पत्र की भाषा बिल्कुल सरल, समझने योग्य और पठनीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो पेपर आया और उसमें पता ही नहीं चला कि अपन से पूछा क्या जा रहा है, फिर बाहर आके पता चला कि यार अपन से तो ये चीज पूछी थी, अपने को पता थी, लेकिन उसकी भाषा सरल और समझने योग्य नहीं होती है। तो ऐसा प्रश्न पत्र तैयार होना चाहिए जिसकी भाषा स्पष्ट हो, सरल हो और समझने योग्य होनी चाहिए। आई होप कि आपके मापन और मूल्यांकन से संबंधित काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और 2020 अपना बेकार निकला था कोरोना की वजह से, बट 2021 अपने लिए आशा की किरण लेकर आया है, जिसमें अपने पास रीट की वैकेंसी भी आ चुकी है, सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आ गई है, आज कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी भी आ गई है, तो और भी वैकेंसी आएगी। आप इसी उत्साह और जोश के साथ कार्य करेंगे तो आपके लिए एक सीट जरूर सुनिश्चित होगी। और हमारा भी उत्साह बढ़ाते रहिए। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये जो पढ़ाने की पद्धति वो पहुंच सके, और आपकी सफलता ही हमारी उत्सुकता है।